बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने पार्ट 1 कवर किया है इसमें हम कुछ मैकेनिज्म्स और उनके साथ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, जिसमें न्यूट्रिएंट और ड्रग के जो इंटरेक्शंस हैं बेसिकली उससे दोनों का जो बॉडी के अंदर फेट है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी पॉसिबल मैकेनिज्म्स आर देयर। सो एटलीस्ट देयर आर 4 पॉसिबल मैकेनिज्म्स related to the drug nutrient interactions. The first mechanism can be a direct interaction which can take place between the drug and the nutrient before these are entered in the body. मैंने पहले एग्जांपल दी है कि आप किसी मेडिसिन जो है ना उसके अंदर कोई फूड डाल के ताकि उसके जो टेस्ट वगैरह है या बिटरनेस है उसको आप मास्क करना चाहते हैं, तो उसके नतीजे में वो स्पून के ऊपर ही आप देखेंगे कि वहां पे ड्रग प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगी। So precipitation is the mechanism which is showing the interaction between the drug and the nutrient, and this is due to basically alteration of pH. Sometimes binding of a nutrient by the drug can happen, and insolubility of drug in the nutrient medium is also seen. यानी आप मिक्स कर रहे हैं लेकिन स्टिल जो है वो ड्रग जो है वो उसके साथ मिक्स नहीं हो रही। Often this interaction depend on the method of delivery, particularly with enteral feeding formula. तो नॉर्मली तो मैंने कहा था कि बच्चों को स्पेशली ड्रग की जो बिटरनेस है कि डॉक्टर ने टैबलेट्स जो है ना वो अब तो ऐसी कोटेड टैबलेट्स हैं कि जो कह लें कि बिटरनेस उनकी मास्क हो चुकी होती है ऑलरेडी, लेकिन अगर मेडिसिन जब क्रश्ड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, तो उसकी बिटरनेस दूर करने के लिए बाज़ दफ़ा उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं या फूड जो है उसके साथ मिक्स किया जाता है। बाज़ लोगों को देखा है कि वो जूस के अंदर जो है वो मेडिसिन मिक्स करके बच्चे को जो है वो डिलीवर कर देते हैं। बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो मेडिसिन भी यूज़ कर लेता है। लेकिन ज़्यादा चांस कहाँ पे इंटरेक्शन होने के, स्पेशली जब हम इंटेरल फीडिंग की बात करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग की बात करते हैं कि जो ओरल इनटेक है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो ट्यूब फीडिंग के थ्रू हम फूड भी डिलीवर कर रहे हैं और मेडिसिन भी वहीं से डिलीवर होनी है, तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं इंटरेक्शन होने के। Most of these interactions can be avoided by not mixing the nutrient and drug in the same infusion device. यानी जो आप एक इंजेक्शन के अंदर फूड को फिल करके इंडिविजुअल को देने जा रहे हैं, तो उसमें ही अगर हम ड्रग और न्यूट्रिएंट को मिक्स नहीं होने देते, इन्फ्यूज नहीं करने देते, तो इस तरीके से हम इस इंटरेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ जगह पे इंटरेक्शंस जो है ना वहां पे आपका इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ जगह पे इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सेकंड mechanism is that drug and nutrient interfere or interaction can affect the absorption. हमने बड़ी डिटेल से इसकी एग्जांपल्स भी ली हैं कि कैसे जो है वो ड्रग जो है वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं और कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैकेनिज्म जो है वो दोनों में सेम थे। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक पीएच मॉडिफाई हो रही थी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैक्सेटिव्स, डेसोल्यूशन ऑफ द टैबलेट फॉर्म्स, टैबलेट जो है वो डिजॉल्व भी होती है या नहीं होती है, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द इंटेस्टाइन or the rate of bile flow can interact to change drug bioavailability. अब absorption होगी तो bioavailability होगी ना, अगर absorption interfere होगी है तो bioavailability automatically disturb होगी। This effect can result in either an increase or decrease in the bioavailability of drug, and both can be harmful. अगर उतना डोजेज ड्रग जो है वो बॉडी का हिस्सा नहीं बन रही कि वो इफेक्ट को अपना शो कर सके, तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन अगर वो जितना जिस पर्पस के लिए खाएगी या उससे ज्यादा साइड पे वो चली जाती है, ज्यादा बायो एक्टिव हो जाती है, तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस effect of gastric pH on drug absorption are given in subsequent table. So let's first we can discuss that table. Examples of interaction of gastric pH with drug absorption. अब यहाँ पे जितनी एग्जांपल्स दी गई हैं, एक तरफ ड्रग की क्लासेस दी गई हैं, सेकंड नंबर पे
पीएच की बात की गई है कि क्या एसिडिक पीएच है तो अल्टीमेटली उससे एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होती है, या अल्कलाइन पीएच है तो उससे एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होती है। मेजॉरिटी जो है मेडिसिन की आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो एब्जॉर्प्शन उनकी डिक्रीज हो रही है एसिडिक पीएच के ऊपर। एक आध मेडिसिन है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और कुछ वाले केसेस में एसिडिक एनवायरनमेंट जो है उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। और 2 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में स्पेशली यहाँ पे आप देखें कि डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक इसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए आयरन को अगर आप एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेडिसिन का जिक्र किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ओम्पीपैराजोल, ये मेडिसिन जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को या गैस्ट्रिक एसिड को, इसकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह पेनिसिलिन है भाई, फर्स्ट एवर आप कह सकते हैं जो एंटीबायोटिक दुनिया में डेवलप की गई थी पेनिसिलियम से। बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इन एक्शन, बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, चाहे वो कोकाई है या बेसिलाई है। तो इसमें ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं, या फर्स्ट एंटीबायोटिक कहते हैं कि जो दुनिया में डेवलप की गई थी। तो अब इसमें भी पेनिसिलिन जो है वो बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पीएच हाई है तो इसकी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगी। इसी तरह नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें, डाइक्लॉक्सिलिन, ये भी पेनिसिलिन की तरह ही कह लें कि एक एंटीबायोटिक है, और स्पेशली वो बैक्टीरिया जो कि पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो करते हैं, लाइक स्टेप्लोकोकाई, उनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना इसको सजेस्ट किया जाता है। इसी तरह रेथ्रोमाइसिन है भाई, रेथ्रोमाइसिन जो इसकी भी एब्जॉर्प्शन जो है वो एसिडिक पीएच के अंदर कम हो जाती है। ये भी एंटीबायोटिक है, और बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो डिजीजेज होती हैं उनके अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फिनोटिन और फिनोबार्बिटल, ये भी दोनों जो हैं वो कह लें बेसिकली एंटी कन्वल्जेंट, यानी कि मिर्गी शिरकी के दौरे पड़ते हों तो, या सीजर्स बेसिकली कह लें, उन इंडिविजुअल्स को यूज करवाई जाती हैं। लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन दोनों की बेसिकली अफेक्ट होगी अगर एसिडिक पीएच होगा या एसिडिक एनवायरनमेंट होगा गैस्ट्रिक का। इसी तरह एस्पिरिन बड़ा फेमस कह लें कि सिलिसिलिक एसिड कह लें कि इसका एक्टिव कंपोनेंट है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि पेन से और हेडेक से हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। लेकिन पेप्टिक अल्सर के वाले से बात की जाए तो ये स्टोमिक को तहस नहस कर देती है, उसको अल्सर का बायस बन जाती है अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आपको सिंपल सर दर्द हो तो पहले पानी पिया करें, या कुछ पानी के अंदर को मीठा डाल के या ग्लूकोज डाल के, तो मे बी इससे ही आपको रिलीफ मिल जाए। एस्पिरिन की तरफ आपको एज अ लास्ट रिजॉर्ट पे जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस कि जी सर दर्द इधर शुरू हो रहा है तो उधर आप एस्पिरिन जो है ना वो खाना शुरू कर दें। तो बाकी भी मेडिसिन जो है वो इनकी आप देख लीजिएगा। फंगल इन्फेक्शन हो तो इसमें ये कीटोकोनाजोल जो है वो यूज़ की जाती है। और इसी तरह एम्फी विटामिन जो है ये भी स्टिमुलेट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मूड को एलिविएट करती हैं। अब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, इनको हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह लास्ट वन जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, नाम से भी यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि डिप्रेशन वगैरह जो है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस एनवायरनमेंट में वर्क करती है,
तो अगर इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे और उसके हिसाब से एक गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट जो है उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर इनकी एब्जॉर्प्शन जो है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। अब दोबारा हम बात करते हैं, एग्जांपल्स हमने देख ली हैं कि हाउ द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक पीएच is reflected on drug absorption. अब इस वाले केस में पीएच को कैसे रेगुलेट करना है? टाइमिंग ऑफ द मील इज इंपॉर्टेंट, नंबर वन. Number two, whether the meal contains fat. It can also affect the pharmacokinetic of the drug. The transport of a drug across the intestine can be delayed by the competition for a transport site or by a physical interaction with the food. ओवरऑल हम सेकंड मैकेनिज्म जो है इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि हमने कंपटीशन जो है वो ट्रांसपोर्ट साइट के लिए अगर हम इसको खत्म कर दें या इनका जो फिजिकल इंटरेक्शन है उसको रोक दें, तो अल्टीमेटली ये अपने अपने तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फूड भी और ड्रग भी, और दोनों जो है वो बॉडी के अंदर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देंगी. The gastric and intestinal epithelial tissues contain enzyme necessary for the drug metabolism, and example is the cytochrome P45. This enzyme is present in the small intestine and regulates the oral bioavailability of almost 50% medicines which are currently in use. तो बड़ा important है भाई ये enzyme जो है ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि 50% इस वक्त जो मार्केट्स में मेडिसिन अवेलेबल हैं वो इसी के थ्रू जो वो रेगुलेट हो रही हैं. तो अब मसला क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसी फूड खा लेते हैं कि जो इस एंजाइम को डिस्टर्ब करती है, फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट जूस की एक क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है, which inhibits the intestinal cytochrome P450. और जब फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन जब ग्रेप जूस के साथ ही ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 50% 60% चांसेस हैं कि वो मेडिसिन जो है वो बॉडी को नहीं मिलेगी, उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी. मोस्ट ऑफ दीज सेकंड टाइप इंटरेक्शंस इन्वॉल्विंग metabolism and transport cannot be avoided by separating the time of administration of drugs from the meal time. Third mechanism is basically interaction may occur after the drug is absorbed. Mechanism can be either direct or indirect. In case of direct interaction, it affects the systemic metabolism. Systemic है ना ये word use किया जाता है related to the system, यानी जो कि पूरे फर्ज क्या अगर ब्लड सिस्टम की बात करें तो पूरे ब्लड के अंदर किसी चीज का फैल जाना. सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होता है? जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए. तो सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया जाता है और द टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग और न्यूट्रिएंट टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन. एंड इनडायरेक्ट मैकेनिज्म क्या है कि भाई वो चीजें जो एंजाइम्स हार्मोन्स वगैरह जो कि ड्रग्स को मेटाबलाइज करने में हेल्प आउट कर रहे थे उनको अफेक्ट कर दिया जाता है. अल्टीमेटली चाहे डायरेक्ट जो है वो टिश्यू जो है उसकी एबिलिटी को अफेक्ट किया जाता है, या इनडायरेक्टली उस टिश्यू को जो एंजाइम हार्मोन्स वगैरह रेगुलेट कर रहे थे उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट इंटरेक्शन का नाम दे रहे हैं. तो अल्टीमेटली दोनों से क्या होना है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो जानी है. Simply we can say that the bioavailability of the drug will be affected. These type of interactions cannot be prevented but may occasionally be overcome. For example, inhibition of folate metabolism by phenotin. ये अभी हमने इसका जिक्र किया था. और फिनोटिन और फोलेट इनका क्या लेंगे एनालॉग बनता है.
अब इनका इंट्रैक्शन होने के चांसेस हैं और उनके नतीजे में हो सकता है कि फोलेट की एब्जॉर्प्शन हो जाए तो फिनोटिन की ना हो, और फिनोटिन की हो गया तो फोलेट की ना हो। बेसिकली बॉडी को दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो, ड्रग और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं मिल सकेंगे और उसमें इनका जो फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट है वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। However, this interaction can be overcome with supplemental folate administration, यानी डोज इतनी ज्यादा ले ली जाए कि अगर वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं तो इसके बावजूद कुछ फॉलिक एसिड जो वो बच जाए। इसी तरह पाइरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी काज्ड बाय असिनोजाइड। असिनोजाइड जो है ये बेसिकली एक ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो है वो, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट जो इस मेडिसिन को यूज करते हैं। तो अब ये मेडिसिन भी जरूरी है अगर किसी को टीबी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान क्या हो रहा है कि विटामिन B6 जो है ना उसका लॉस होना शुरू हो जाएंगे, उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसका भी हल क्या है कि पाइरिडॉक्सिन जो इसका सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। सप्लीमेंटल पाइरिडॉक्सिन यानी बॉडी में ज्यादा होगा तो इंट्रैक्शन होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाएगा। Fourth one is drug nutrient interactions, which can affect the elimination or clearance of the drug or nutrient through either renal or enterohepatic secretion. तो यहाँ पे मैंने enterohepatic जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। Basically, it refers to the circulation of biliary acid, bilirubin, drugs, and other substances from the liver to the bile, followed by entry into the small intestine। क्योंकि बाइल जो है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आएगा तो इनके साथ ही ये चीजें जो हैं वो भी आएंगी। एब्जॉर्प्शन बाय द इंटीरोसाइट। अब मैकेनिज्म क्या आ गया कि यहाँ से अगेन ये एब्जॉर्ब होके चीजें रिवर्स कर रही हैं एंड ट्रांसपोर्ट बैक टू द लिवर। इस प्रोसेस को हम इंटेरोहिपैटिक एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो गई ना, भाई डायरेक्ट चीज गई हुई थी बाइल के साथ और उसको वहां से ड्यूडिनम से फिर आगे मूव कर जाना चाहिए था और एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन अगर वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि वो दोबारा रिवर्स जो है ना मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो अगेन वो लिवर में आ गई हैं, तो फिर मे बी वो नेक्स्ट साइकिल में या उससे नेक्स्ट साइकिल में वो रिलीज करें, लेकिन एटलीस्ट their stay time has been increased. Examples include रिथोरिया। रिथोरिया जो है वो बेसिकली पैसेज ऑफ रेड यूरिन को हम कहते हैं, और ये किस चीज को इंट्रैक्ट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ रेनिटाइडीन एंड बीट्स। शुगर बीट आपको पता है कि इसके अंदर बड़ा इंटेंस किस्म का बीटालिन की वजह से रेडिश कलर होता है। तो बेसिकली इनके इंट्रैक्शन की वजह से यूरिन का कलर जो है वो भी रेडिश हो जाएगा। इसी तरह कुछ चीज़ों में माल ऑड्रस यानी ऑड्रस यानी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होगी, स्मेली जो है वो यूरिन होगा, स्पेशली आफ्टर ईटिंग द एस्परागस। द इंट्रैक्शन ऑफ फावा बीन and the monoamine oxidase inhibitors. So in all these cases, the excretion of the nutrient or the drug from the body is affected. The interaction of drugs and nutrients is a complex mechanism. There is no easy intuitive way के जिसको हम properly understand कर सकें और उसको cover कर सकें to determine the specific influence of drug nutrient interactions and vice versa. A few categories of drug nutrient interactions can be memorized. However, others can be covered in the general guidelines. तो हम भी यहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस में जाएं तो आपके पास कम से कम अगर इंफॉर्मेशन होगी तो आप देख के भी अगर किसी को लिख देते हैं या बता देते हैं तो फार बेटर दैन कि अगर हम ला इल्मी इसकी रखें। और जस्ट लाइक डॉक्टर्स जैसे कहते हैं ना कि भैया आपने उनसे हमें पूछना पड़ता है कि डॉक्टर साहब दवाई जो है वो खाना खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद खानी है।
तो डॉक्टर तो मे भी उसका तो कवर हो जाता है ये प्रोसेस के वो इस पे कमेंट्स ना भी करे तो गुजारा हो जाएगा, तो मेडिसिन एटलीस्ट उसने दे दी है। लेकिन एज अ डाइटिशियन आपके पास लोग क्या ना वो वही मेडिसिन जो कि डॉक्टर्स ने सजेस्ट की हुई है, और जब आप एंथ्रोपोमेट्रिक और बायोकेमिकल डाइटरी ये सारे ABCD वाला मेथड यूज करके उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, एंड यू आर नाउ वेल इन्फॉर्म्ड कि ये इंडिविजुअल कौन सी मेडिसिन भी ले रहा है, तो फिर आपको डाइटरी प्लान बनाते वक्त इन चीज़ों को जहन में रखना होगा कि आप ऐसी डाइट्स उसमें ना लिख दें कि जो उसके साथ इंटरेक्ट करें और उसकी जो मेडिसिन वो ले रहा है बेसिकली वो भी डिस्टर्ब हो। तो अब यहाँ पे जस्ट फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन ये कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस की, हमने पहले भी डिस्कस की हैं, अब कुछ और यहाँ पे आ गई हैं। तो इसमें कुछ ड्रग्स ऐसी हैं विच इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कोई ना कोई मिनरल ऐसी है कि उसके साथ वो इंटरेक्ट करती हैं और उसकी बेसिकली बॉडी के अंदर या तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं या एब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप लेक्सेटिव का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इसमें क्लासिकल लेक्सेटिव्स अगर आप यूज करते हैं तो डिक्रीज दी पोटाशियम एंड क्लोराइड। तो दो लिखी गई हैं लेकिन मैं ओवरऑल कहूंगा कि जितनी भी मिनरल्स हैं लेक्सेटिव जो है वो अपने साथ उसको बाइंड कर लेते हैं। लेट्स के अगर आप डाइटी फाइबर लेते हैं तो वो अपने साथ इनको बाइंड कर लेगा और अल्टीमेटली इनकी बायोअवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और बॉडी में इनकी कमी होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। इंट्रैक्शन विद द विटामिन सेम इज द केस। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो विटामिन को अफेक्ट करती हैं। इसमें आप एस्प्रिन को ज़हन में रख लें। एस्प्रिन अगर कोई लेता है या डिस्प्रिन अगर वो खाता है तो अल्टीमेटली विटामिन सी की जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में कम होने के चांसेस हैं। ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस कैन वेरी बिटवीन सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग टू क्लिनिकली माइल्ड। अब ये जो हम न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ केसेस में ये इतनी सीरियस सिचुएशन होगी कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी और इनको हम हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। स्पेशली अगेन इसमें एग्जांपल दी गई है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की। तो बेसिकली इस वाले केस में अगर देखा जाए तो एक बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड है टायरामीन। ठीक है, टायरामीन जो है वो बेसिकली ड्राइव किया जाता है अमीनो एसिड टायरोसिन से और ये हमें हेल्प करता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज के अंदर या उनको स्टिमुलेट करने के अंदर और अल्टीमेटली उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है। लेकिन अगर आप ग्रेप जूस लेते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पाए जाते हैं या ये आप स्पेशली सीवियर डिप्रेशन के केस में भी आप इसको यूज करते हैं इनको, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे कि ये टायरामीन जो कि टायरोसिन से बेसिकली ड्राइव किया गया था और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता था, ये उसको इनएक्टिवेट कर देंगे और अल्टीमेटली फिर हमें टायरामीन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। लेकिन टायरामीन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड प्रेशर अगर फर्ज किया बूस्ट कर जाता है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसी तरह माइल्ड की एग्जांपल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन अलॉन्ग विद डायरेटिक्स। यानी डायरेटिक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो कि किडनी का उसको इशू है या किडनी स्टोन्स हैं तो उसकी यूरिनेशन जो है वो बेसिकली इंक्रीज की गई है ताकि उसके साथ साथ जो किडनी स्टोन्स हैं उनको बॉडी में से एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है कि उसकी यूरिनेशन एक्सेसिव होने की वजह से एक्सेसिव साइड पे जो बेसिकली कह लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके भी लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉसेस को रेस्टोर नहीं करते तो बहुत सारी स्पेशली ये जो
बेसिकली 60 to 70% बॉडी की जो कंपोजिशन है उसमें वाटर आपको डोमिनेट करता नजर आता है, और बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं रहती तो अल्टीमेटली उससे फ्लूइड की मूवमेंट को रोकना जो है वो कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो अब भाई हम सेकंड कंपोनेंट जो है इसका उसको डिस्कस करते हैं। अफेक्ट ऑफ टाइमिंग ऑफ मील, ये कैसे इफेक्ट करता है भाई? ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इंट्रैक्शन को हमने रोकना है, तो मे बी कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी कि जो मील के साथ लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि जो मील से पहले ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, और कुछ मील के बाद जो है वो इफेक्टिव होंगी। फिर मील की कंपोजिशन जो है वो बड़ी मैटर करती है। ठीक है, मील के अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, ये भी इवन अफेक्ट करती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हमें कोई 1 घंटा पहले या 1 घंटा बल्कि मील के एक घंटा बाद अगर आप मेडिसिन ले लेते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्टोमिक वगैरह पे आने के होने के चांसेस होते हैं, म्यूकोजल डैमेज होने के चांसेस होते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है। So a number of drugs are not influenced by the presence of food in the stomach or the GIT system. So no consideration need to be taken in regard to meal time. यानी जिनका इंट्रैक्शन होने के चांसेस ही नहीं है, उस वाले केस में वो कहता है कि आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका इंट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो इंट्रैक्ट करती हैं और अल्टीमेटली improve the absorption in the presence of food. For example, the absorption of some lipid-lowering drugs in the presence of food is improved. जब हमें ये इसका पता चल गया तो इसका मतलब है फिर उसकी डोसेज जो है ना वो हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होगी। कम डोसेज भी ज़्यादा बॉडी को अवेलेबल हो रही है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लोवास्टिन की शक्ल में दी गई है। ये ड्रग जो है वो बेसिकली ब्लड के अंदर फैट लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। और होता क्या है एक्चुअली इस वाले केस में कि ये एंजाइम एक्टिविटी जो है ना उसको मॉडिफाई करती है लीवर के अंदर, और अल्टीमेटली लीवर के अंदर लिपिड्स की प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लिपिड्स का लेवल जो है वो लोअर साइड पे चला जाएगा। लोवास्टिन हैज पुअर बायोअवेलेबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, यानी बगैर खुराक के अगर इसको खाया जाए, खुराक अगर यानी खाना शाना आपने नहीं खाया हुआ तो आप इसको अगर यूज करें तो ऑटोमेटिकली इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। Although the exact mechanism not clear, however, its absorption is increased by up to 33% when administered after a meal. तो कम से कम 1/3 उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ जाती है जब आप खाने के बाद इसको यूज करते हैं। The bioavailability of nitrofurantoin is increased in the presence of food because of delayed gastric empty, resulting in increased absorption. Or nitrofurantoin is basically antimicrobial substance which is used in the treatment of urinary tract infections. So इस वाले केस में भी आप देखें भाई कि फूड की प्रेजेंस में इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। The absorption of gyrazofurin, which is antibiotic obtained from a species of penicillin and used in the treatment of ringworms and various fungal infections of the skin. तो इस वाली मेडिसिन में भी देखें भाई इसकी भी एफिशिएंसी जो है वो एब्जॉर्प्शन की बढ़ जाती है, स्पेशली अगर फूड के अंदर फैट कंटेंट हाई है, बिकॉज ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल। और जब हमें इस तरह की चीज़ें या इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाए और मेडिसिन अगर कोई बंदा अपने वो ट्रीटमेंट के लिए ले रहा है स्किन की ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर मील और स्पेशली फैटी मील के साथ अगर वो यूज़ करेगा तो उसको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। इसी तरह थियोफाइलिन
also show increased rate of absorption when taken with the high fat meals. और थियोफाइलिन बेसिकली ये एक कह लेंगे एल्कोलाइड की एक टाइप है, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर इसका भी लेवल हम इन्हांस करना चाहते हैं तो हमें हाई फैट मील्स के साथ इनको यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन सस्टेन्ड रिलीज theophylline is administered with the high fat meal, almost 50% of the drug may be absorbed within 4 hours of administration. This may result in toxic serum concentrations. Hence, sustained release theophylline formulations should be taken on an empty stomach. तो इस वाले केस में काफ़ी हाई लेवल है इसकी एब्जॉर्प्शन का, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप हाई फैट मील के साथ लेंगे तो या तो इसकी डोजेज आप कम कर लें, अदरवाइज इसकी ओवर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और उस ओवर प्रॉब्लम को कवर करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि इसको आप खाली मैदे के साथ अगर लेंगे तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। An immediate release formulation should be selected if the medication is administered with food. यानी जो आप चाहते हैं ना कि ड्रग जो है सस्टेन्ड क्या होती है कि एक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना काम शो करे। आगे हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मे बी आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा। तो ड्रग्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप उनकी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके से बॉडी के अंदर रिलीज होती है। इमीडिएट रिलीज वाली जो फॉर्मुलेशन है अगर वो यूज करनी है तो फिर उनको फूड के साथ ही यूज करना चाहिए। इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स में रिजल्ट इन हायर सीरम कंसंट्रेशन ऑफ द मेडिसिन्स सच एज, जी ये हमने पहले भी भाई इसका जिक्र किया, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर ड्रग्स एक्सिबिट अ डिलेड एब्जॉर्प्शन from the gastrointestinal tract in the presence of food. तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि जहाँ पे मील के साथ और स्पेशली फैटी मील के साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, और अब कुछ एग्जांपल्स ऐसी होंगी कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाती है अगर हम फूड के साथ उनको यूज करें। फॉर एग्जांपल advantage can be taken of the delayed absorption to prevent or delay gastrointestinal side effects, for example with the iron preparations. At other times, the presence of food in the stomach can decrease absorption to the extent of interfering with the pharmacological effect of the drugs, for example with certain antibiotics. तो अगर फूड जो है वो स्टोमक के अंदर एग्जिस्ट करती है तो ऑटोमेटिकली स्पेशली एंटीबायोटिक्स के केस में बात की जा रही है कि उनका इफेक्ट जो है ना वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली इंटरफियर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड। एंटीबायोटिक ड्रग्स आर वन ऑफ द मोस्ट frequently affected by the presence of food, and in most but not all circumstances absorption is delayed. अब यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ ऐसी दी गई हैं ड्रग्स की जो कि मोस्टली वो एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती हैं, और आगे उनका बताया गया है कि फूड के साथ लेने से उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, या कितने परसेंट उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज जो है वो रिपोर्टेड है। तो रेथ्रोमाइसिन भी भाई एक आम क्लास है एंटीबायोटिक्स की जो हम यूज करते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम खाना खाने के बाद इसको यूज करेंगे या खाने के साथ जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सिप्रोफ्लॉक्सन भी भाई एक बड़ी फेवरेट कह लें कि एंटीबायोटिक्स है हमारे यहाँ पे, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो 40 to 50% इज डिक्रीज्ड। मजीद आप देखें इंक्रीज एब्जॉर्प्शन विद फैट, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन अप टू 50%। तो इन चीज़ों को आप भी देख लीजिएगा, और स्पेशली अगर पता चले कि पेशेंट जब वो और अब तो खैर गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि जेनेरिक नेम लिखने के बजाय
एक्टिव कंपाउंड्स जो है ना वो कहा गया है डॉक्टर्स को कि वो लिखा करें, ताकि मेडिकल स्टोर से अगर कोई लो कास्ट ऑप्शन अवेलेबल है मेडिसिन का तो इंडिविजुअल को फ़ायदा दिया जा सके। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिकली जो ब्रांड्स उनको कह लें कि कॉन्टेक्ट कर लेते थे, वो वही लिखते थे, और बाज़ दफ़ा वो मेडिसिन एक ख़ास स्टोर से तो मिलती थी, बाकी स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होती थी, तो फिर उसके हिसाब से वो मुँह मांगे पैसे जो हैं वो वहाँ देने पड़ते थे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि आप लोगों के पास भी जब असेसमेंट के दौरान पता चले कि ये फलां कंपाउंड जो है वो वाली मेडिसिन इंडिविजुअल यूज कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आप डाइटरी मैनेजमेंट में इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। However, the most common recommendation from pharmaceutical manufacturers is to administer a medicine either 1 hour before a meal or 2 hours after a meal. तो खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटा बाद जो है वो नॉर्मल, यानी अगर कोई स्पेसिफिकली नहीं बता रहा तो फिर इस स्ट्रेटेजी को जो है वो यूज किया जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, दिस इज द मोस्ट जुडिशियस strategy.